आज की क्लास में मैं आपको सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ना स्टार्ट किया था वन बाय वन करके, तो मैंने उस क्लास में आपको ये बात बताई थी कि किसी भी सेल को जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इतने सारे ऑर्गेनेल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो जिसमें से एक सेल वॉल का डिस्क्रिप्शन हमने पिछली क्लास में कर रखा है। अगर किसी बच्चे का वो क्लास मिस होगा तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो उसको देख जरूर लेंगे। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग आज की क्लास में कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पूछे जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है। क्योंकि कोई भी जो सेल आपकी बॉडी का है, या प्लांट का है, या एनिमल का, किसी भी चीज का है, तो उसमें खासियत क्या है कि उसके पास जो बाउंड्री की तरह वर्क करता है वो वन एंड ओनली उसका मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करें तो वहां पे एक एक्स्ट्रा सेल वॉल भी होगा। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाई थी, और आपने डायग्रामेटिकली भी सीखा था। तो सेल मेम्ब्रेन को कवर करने के बाद देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो इसमें मैंने आपको एक और डिस्क्रिप्शन सिखाया था कि जब आप इन सब को देखेंगे, ओनली 4 ऑर्गेनेल्स दैट आर ER, Golgi bodies, lysosomes and vacuoles are referred as parts of endomembrane system. और देन हम लोगों के पास यहाँ पे रिमेनिंग है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंड लास्ट में एक ही है आपके पास जिसको आप क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द सेल बोलते हैं। हेड ऑफ द सेल आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। तो सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में न्यूक्लियस की पढ़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह की जो पोजीशनिंग है, या उसका जो डिस्क्रिप्शन है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस, वो सब कुछ बच्चों को न्यूक्लियस के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। तो इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो लास्ट में पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन कराऊंगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ही बहुत सारी चीजें हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल और XYZ बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको समझने में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर करी जाए सेल मेम्ब्रेन में, तो आपके पास और आपके सामने यहाँ पे 2 डायग्राम्स अवेलेबल हैं। तो 2 डायग्राम जो अवेलेबल है उसमें से एक तो आपको जो नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है? प्लांट सेल है। ठीक है। अब प्लांट सेल है तो इसमें आपको बाहर एक बहुत ही थिक सा लेयर दिख रहा है, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लेयर क्या है और किस चीज का लेयर है। वो सेल वॉल है। सीख ही रखा है आपने क्या है वो? सेल वॉल है, जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे रखा है। तो सेल वॉल के बाद जो प्लांट सेल में यहाँ पे लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल सेल में तो वो स्टोरी क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। एनिमल सेल्स के केस में यहाँ पे बाहरी जो लेयर है वो क्या है आपके पास? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कोई ऑप्शन इसके पास है नहीं। और अगर ऐसा होता कि जो एनिमल्स हैं उनको जरूरत पड़ रही है एक टफ और रेसिस्टेंट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, तो ये भी अपने सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो तैयार करके रखते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, तो जिसकी वजह से एनिमल सेल जो है वो काफी प्लांट सेल के मुकाबले डेलिकेट होता है, और इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है जितना ज्यादा कि प्लांट सेल होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपको पता है, और इसका उल्टा करके आपने सेल वॉल में लिखा था, याद करेंगे। सेल वॉल में आपने क्या डिस्क्रिप्शन लिखा था कि सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर प्लांट सेल में ये पाया भी जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन इसके बाद का लेयर है, और एनिमल सेल्स में जो फर्स्ट लेयर है बाहर से, वो कौन है? उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो ये 2 बातें हैं इसमें। तो उसका उल्टा करके, ओपोजिट करके हम यहाँ पे किसके बारे में लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो सिर्फ इसी का ही डिस्क्रिप्शन करना है, और इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है ना, तो एक क्वेश्चन वहां पे अराइज होता है कि अगर उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए किसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसके नेम की पढ़ाई करी जाती है। आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जिसने सबसे डिटेल एनालिसिस बताने का काम करा है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे क्या आती है? द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, द डिटेल्ड स्ट्रक्चर
of cell membrane was analyzed by fluid mosaic model. अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है तो इसको प्रपोज करने का काम किन्होंने किया? प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। नाम भी आसान है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे ऐड कर लेते हैं, which was proposed by सिंगर एंड निकोलसन। नाइनटीन 72। सिंगर तो वही है जो आप सिंगर की स्पेलिंग बोलते हैं, निकोलसन में भी जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसी स्पेलिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बहुत सारी थ्योरीज तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी दी जाती हैं, लेकिन हम पढ़ाई उसी की करते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सा है? दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है बहुत ही आसान सा, सिंपल सा एक जो आपको थ्योरी है वो वहां पे प्रपोज किया गया, ठीक। लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे किसी भी चीज के बारे में मैंने आपसे पूछा हु डिस्कवर्ड सेल, आपने आंसर करा रॉबर्ट हुक। फिर मैंने पूछा किसमें स्टडी किया, तो आपने बोला कॉर्क सेल। तो ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि ठीक है, आपको याद हो गया कि सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया, ये भी ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर इसको किसके ऊपर स्टडी किया गया? तो स्टडी इसको आपके बॉडी के आरबीसी के ऊपर किया गया। एक और क्वेश्चन अराइज होता है, भाई इतने सारे सेल्स अवेलेबल है तो इनको आरबीसी ही क्यों मिला? तो आरबीसी में इसलिए स्टडी की गई क्योंकि आरबीसी के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जब वो न्यूक्लियस कैरी नहीं करेगा तो उसमें मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही वेल डिफाइंड जो है वो पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चर है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये किसके बारे में पता चला? जब आरबीसी के बारे में उन्होंने स्टडी करा तब। और आरबीसी का शेप आपको पता है कैसा है? इसके बारे में जब मैं आपको एक डायग्रामेटिक पेज करा रही थी वहां भी मैंने आपको सिखा रखा है कैसा शेप है इसका। हाँ, बाइकॉनकेव है। कैसा है? बाइ हाँ, बाइकॉनकेव शेप जो है ये कैरी करता है। ये देखिए मैंने एक्सप्लेन करा था आपको, ये रहा, है ना। तो आरबीसी कैसा शेप कैरी करता है? ये बाइकॉनकेव शेप जो है वो कैरी करता है। इसके पास कहीं भी एक डॉट जैसा या न्यूक्लियस जैसा कभी भी आपको नहीं शो करा जाता। रीजन ये है इसके पास होता ही नहीं है न्यूक्लियस, तो नहीं होता तो क्यों पढ़ेंगे आप? तो वही चीज है यहाँ पे जिसकी वजह से आरबीसी में जब स्टडी किया गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एनालिसिस में आसानी हुई लोगों को, ठीक है। तो एक लाइन बस ऐड करेंगे आप कि स्टडी सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एनालिसिस के लिए किसकी करी गई? तो रेड ब्लड सेल। इन ह्यूमन आरबीसी या ऐसे कर लिए ह्यूमन आरबीसी enabled the scientists to explain the possible structure of plasma membrane.
मैम हाँ बोलेंगे। मैम इसमें तो न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो फिर इन्होंने न्यूक्लियस का क्या किया? न्यूक्लियस का करेंगे क्यों जब सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई कर रहे हैं तो, ओके मैम। है ना। तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा होता ना कि न्यूक्लियस ऑब्जर्व हो रहा है तो इंटरफेयर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के साथ, तो न्यूक्लियस है ही नहीं। इसकी वजह से इन्होंने किसको सिलेक्ट करा, ह्यूमन आरबीसी को सिलेक्ट किया है इन्होंने, ठीक है। बस और कोई रीजन नहीं। अभी मैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन करूंगी, उसके पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। चलिए। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, एक तो ये टर्म है और दूसरा ये डायग्राम है। अगर नॉर्मली इस डायग्राम को देखा जाए तो इसको देख के बच्चों को समझ नहीं कि इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला क्यों गया है, ठीक है। और एक और दूसरी बात ये है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्क्रिप्शन के लिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा कॉम्पोजिशन शो करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बेस्ट डायग्राम है। मतलब इससे अच्छा डायग्राम आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। ये सबसे अच्छा डायग्राम है, सबसे क्रिस्टल क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। इवन आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम अवेलेबल है उससे भी अच्छा डायग्राम है, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है कि सही में यहाँ पे आपको जो बाय लेयर है वो देखने को मिलता है बार 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 बार। अभी सबसे पहले मैं आपको फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो मैं याद करा रही हूँ। याद करने के बाद क्या होगा ना, उसके पॉइंट्स जब मैं लिखूंगी तो आप खुद उधर से प्रॉम्प्ट करेंगे कि हाँ क्या क्या पॉइंट जो है वो लिखा जाना है। तो सबसे आसान और सिंपल तरीके से ना पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, किसको, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अभी आपने सीखा कि इसको प्रपोज करने का काम सिंगर एंड निकोलसन ने किया, प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, ये तो खैर याद होना मस्ट है। उसके बाद जब यहाँ पे बात करी जाती है तो ओवरऑल हम इसको क्या कह रहे हैं, फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। पता है किसको बोल रहे हैं फॉस्फोलिपिड। इसमें से एक यूनिट को उठाना है आपको। अगर आपने क्या किया, एक ऐसे गोले सा बनाया और पीछे जो है उसका टेल टेल रीजन बनाया, बस इसी की तो 2 लाइंस बनानी है ना आपको। सबसे सिंपल डायग्राम है, मैं बोल तो रही हूँ सबसे सिंपल है, आसान है, सबसे अच्छा डायग्राम है, ठीक है। अब इसको फॉस्फोलिपिड बोलने का रीजन जो है वो मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। इसमें से एक को उठा के यहाँ एनालाइज करके आपको देखना है व्हाट हैपेंस हियर, ठीक है। ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है सही में हेड जैसा अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका हेड पोर्शन ही है, ये हेड है, ये सबको दिख रहा है। पीछे जो आपने ये बना रखा है अगर आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ये सही में टेल जैसा देखने में लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इसको टेल बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ हेड। तो हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट। और व्हाट इज द नेचर ऑफ टेल, टेल इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड। तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो इसको एक साथ एग्रीगेट करके हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। तो जब आप इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट लिखने में कौन सी बात निकल के सामने आती है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ध्यान से एनालाइज किया जाए तो आपको ये नजर आता है कि एक तो देखिए आपने, मैंने ये एक लाइन यहाँ पे बनाया और ये एक लाइन, तो एक मुझे बात बताएंगे एक लेयर ये है या नहीं। मैंने ये बोला कि यस एक, मैम। अगर इसको क्या, एक लेयर जो है वन लेयर सिंगल लेयर तो यहाँ पे ये है।
ये एक लेयर है। और फिर आपको क्या करना है, बीच में जो कुछ इंटीग्रेटेड चीजें हैं उसके बारे में मैं पढ़ा रही हूँ आपको। फिर उसके बाद दूसरा जब हम बात करते हैं तो सेम इसी का एज इट इज फोटोकॉपी जो है, नेक्स्ट आपको लेयर क्या करना है, बना देना है उसके नीचे। तो नेक्स्ट लेयर जब आप नीचे बनाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए दूसरा लेयर यहाँ पे एक ऐसा और ऐसा आपने ऊपर वाले का फोटोकॉपी उल्टा करके यहाँ पे बना दिया, बन गया 2 लेयर। बनाना बहुत आसान है, जितना आपको ये दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट का समय जाता है इस डायग्राम को बनाने में। अगर जल्दी जल्दी बच्चे करे तो 1.5 मिनट का समय जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, आसान सा है देखने में, भली जो भी लग रहा हो आपको। तो अभी तक आपने कौन सी बात सीखी कि सबसे पहले आपको हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे करते करते एक लेयर और नीचे से 2 लेयर, 2 लेयर आपको बना देना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा? 2 लेयर्स, है ना। यहाँ पे आपको कितने लेयर्स दिख रहे हैं? हाँ, 2 लेयर्स दिख रहे हैं। एक लेयर आपने बनाया, दूसरा आपने बनाया, तीसरा तो बनाया ही नहीं आपने। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक और चीज यहाँ पे सुनने को मिलती है। उधर से माइक म्यूट करेंगे, मुझे इधर से तो नहीं समझ आ रहा किस बच्चे का ऑन है, उधर से म्यूट करेंगे। चलिए, तो यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें एक आपने फॉस्फोलिपिड का लेयर बनाया ये, और दूसरा आपने उसके नीचे जो है इसका लेयर बनाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे इजिली दिख रहा है कि प्रोटीन जो है वो 2-3 तरह के नजर आ रहे हैं आपको। एक ऐसा प्रोटीन है जो बेचारा इसको पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया, बाहर की तरफ ऐसे फंसा हुआ है, स्टक हो रखा है यहाँ पे। तो इसको नाम भी वही देंगे, इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल मतलब होता है ना बाहर की तरफ। तो जो प्रोटीन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा पाया है बट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया है, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन जो बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक पेनिट्रेट करने का काम करे उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी 2 तरह के होते हैं, एक है चैनल प्रोटीन और एक है कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन के बारे में जब हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और अभी सेल मेम्ब्रेन में भी मैं आगे बताऊंगी आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स का काम क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा कंप्लीट पेनिट्रेट करने का काम करेंगे। इसका काम क्या है, कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी इसके कंपोनेंट्स आपको सीखने कौन कौन सी चीजें अभी हैं। पहली चीज आपको ये सीखनी है कि 2 तरह के प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन टोटली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इंटीग्रल प्रोटीन्स कंप्लीटली पेनिट्रेशन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे ना आगे जाके। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की जब एनालिसिस करी थी तो कौन कौन सी चीजें उसमें नजर आई थी, तो आप बोल तो सकते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल भी दिखा था, फिर हमें ग्लाइकोप्रोटीन भी दिखा था। क्या दिखा था? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, एक और छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा क्या कि जो ये आप बायलेयर बना रहे हैं, तो बायलेयर बनाते वक्त मैंने आपको बोला कि अगर आप एक इसमें से ये जो पोर्शन है इसको आप जूम करके बाहर निकाल के देखते हैं तो अपर पोर्शन हेड है और नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे टेल है। तो जब ये हेड है और ये टेल है, तो इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब तो आपको पता है, वाटर से हेट करेगा, वाटर से दूर भागेगा। तो इसका जो हाइड्रोफोबिक टेल वाला जो पोर्शन है ना, जिसकी वजह से आज आपकी जान बची हुई है। बोलने का क्या मतलब है, अगर आप पानी में कपड़े धोने का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि सेल्स जो आपके पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, नहीं, आप उससे बच जाते हैं। क्योंकि अगर आप लिपिड नेचर की किसी भी चीज को पानी में घोलने की कोशिश करें, कितनी ज्यादा भी कोशिश कर ले वो पानी में नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इसका जो लिपिड नेचर का जो टेल है ये पानी से दूर भागने वाला है। और जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन को अगर आपको तोड़ना होगा तो
लास्ट में प्रैक्टिकल की बुक में बच्चों के मेरे ख्याल से 6 इयर्स पहले एक प्रैक्टिकल ऐड हुआ है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। 12th में जब आप जाएंगे तो एक लास्ट एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले पुराने एक्सपेरिमेंट की बुक में नहीं था, लेकिन बाद में उसको ऐड करा गया, ठीक है। ऐड किया गया तो बच्चों को बोला जाता है एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट स्टेप में कि आप जिस भी चीज को ग्राइंड कर, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब समझे कि आपको उसके जेनेटिक मटेरियल को देखना है। सारे टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे बायोटेक का प्रॉपर लैब होता है, तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन शुरुआती जो बेसिक स्टेप मैं बता रही हूँ वो आप सुन के समझ जाएंगे। सबसे पहले बच्चों को बोला जाता है कि उसमें डिटर्जेंट डालो, अच्छा डिटर्जेंट। अच्छा डिटर्जेंट डाल के, जो सर्फ वगैरह आप यूज करते हैं घर में, उस डिटर्जेंट को डाल के बहुत तेज उसको क्या करना है, मिक्स करना है। इतनी तेज उसकी ग्राइंडिंग करनी है। अच्छा, क्यों डिटर्जेंट से ग्राइंड करा रहे हैं? कोई बच्चा बता सकता है आंसर इसका? मैंने एक 0 लेवल की बात बताई आपको। मैं आपको लैब में ले गई प्रैक्टिकल कराने के लिए। मैंने बोला देखो बच्चों, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है, जिसके लिए तुमको करना क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो भी तुमने ग्राइंड करके रखा हुआ है सेल को, टिश्यू को, इसको बहुत तेजी से डिटर्जेंट में मिक्स करना है और डिटर्जेंट के साथ आपको इसको ग्राइंड कराना है। क्या रीजन है इसका? सोच के देखिए, कुछ दिमाग लगाइए, क्या रीजन हो सकता है? किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या? पहले मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? पहले तो मैं यही पूछ लूं, क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं? मेरा क्वेश्चन समझ आया पहले? यस मैम। नॉर्मल सा मैं सीधी सी बात पूछ रही हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको आइसोलेशन ऑफ डीएनए का प्रैक्टिकल दिया गया और मैंने बोला सबसे फर्स्ट स्टेप में डिटर्जेंट में उसकी ग्राइंडिंग करानी है। अब देखिए इसका रीजन कितना इंटरेस्टिंग है, वो यहाँ तो छुपा हुआ है। हाइड्रोफोबिक होता है क्या बोल रहे हैं? मैम, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होता है। डिटर्जेंट कहाँ हाइड्रोफोबिक होता है? डिटर्जेंट तो घुल जाता हम है पानी में। डिटर्जेंट डीएनए का नहीं वो तो ठीक है, वो तो अभी मैंने बताया, मेम्ब्रेन का जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिटर्जेंट ही क्यों यूज कर रहे हैं? हम कुछ और भी घर का सामान यूज कर सकते थे, कुछ भी यूज कर सकते थे, बट हम डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। हमने बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड कुछ भी यूज नहीं करा, हमने सीधा डिटर्जेंट यूज किया। उसका रीजन पूछ रही हूँ। देखिए बताती हूँ आपको, अभी एक्सप्लेनेशन दूंगी, तुरंत समझ आएगा, आंसर भी आप ही करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, सारे बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम बताएंगे पहले। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम क्या है? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है लाइपेज। क्या नाम है? पढ़ा था 10th क्लास में, याद आया? यस लिपिड, मैम। हाँ, लिपिड यस मैम। डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है लाइपेज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको कभी आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते तो है लेकिन हमने उसको उस तरीके से जोड़ के देखा नहीं होता है। तो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है लाइपेज। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लाइपेज is used in preparation of detergent। अब दोनों को जोड़ के देखिए, कुछ कनेक्शन समझ आ रहा है? अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आप फ्लूइड मोजाइक मॉडल देख रहे हैं, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो आपने देखने का काम किया, तो इसमें किसका बाइलेयर बता रही हूँ मैं? बोल तो नहीं, फॉस्फोलिपिड का, याद आया? मैं किसका बाइलेयर बोल रही हूँ आपको? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर बोल रही हूँ। अच्छा एक और चीज, अगर आपको सेल
के बाहर पहली बात तो क्रोमोसोम या डीएनए तो तब दिखेगा ना जब न्यूक्लियस टूटेगा, यस और नो। आपके पास दो चैलेंजिंग जॉब है। पहला चैलेंजिंग जॉब ये है कि अगर आप एनिमल सेल लेके आते हैं तो पहले इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़िए, फिर इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़िए, फिर ना इसके कंपोनेंट्स आपको स्प्लिट बिखरे हुए दिखेंगे, यस और नो। पहले इतनी बात सोचिए, आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, है या नहीं? पैक रहेगा तो देख लेंगे, पैक, हाँ पैक रहेगा तब तो नहीं देख पाएंगे। तो आपको अगर इसको देखना है तो पहले मेम्ब्रेन तोड़ना पड़ेगा दोनों। और मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना है, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है फॉस्फोलिपिड। बट मोटे तौर पे किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो वहां पे लिपिड बाइलेयर ऐसे नॉर्मली बोला जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको लिखा होगा प्रोटीन बाइलेयर, कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, तो लिपिड बाइलेयर को टिक करना पड़ता है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, ठीक है। कनेक्शन क्या निकला, आपने बोला ओ अच्छा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जान कौन कहाँ बसती है, लिपिड में बसती है, ये सुनो। अभी अभी मैंने क्या बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड का बना है, ये सुनो बोला मैंने, यस मैम। ठीक है। और फिर मैंने दूसरी बात ये भी बोली कि चलो तुमको आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना है तो तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए। लिपिड को तोड़ना है तो हैमर थोड़ी लेके आएंगे थोड़ा, उसको तोड़ना है तो एंजाइम लेके आइए उसको तोड़ने के लिए। तो उसको तोड़ने वाला एंजाइम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। और आज आपने एक नई बात सीखी कि अगर कल को कोई आपसे पूछता है, जाके नीट के पास ईयर क्वेश्चन पेपर में ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आंसर लाइपेज को करना है। क्यों करना है, क्योंकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कोई आउट ऑफ सिलेबस आपको बात नहीं बता रही, लेकिन आपने बहुत ही आसानी से बहुत स्मूथली ये बात अभी सीख ली कि जब आप डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली यू आर यूजिंग लाइपेज। आप देखेंगे बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो हैं वो एडवर्टीजमेंट जब करते हैं, जैसे वैनिश वगैरह का ऐड करते हैं, तो कहते हैं कि बस आप वहां पे 1 स्कूप डाल के छोड़ दीजिए कुछ टाइम तक, 5 मिनट 10 मिनट जो भी बोलते हैं, फिर देखिए दाग वहां से गायब हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। भाई उनको पता है कि आप जो ऑयली फूड खाने जा रहे हैं पार्टी में, फंक्शन में, उसमें जो है ऑयल भर भर के है। तो लिपिड जब बहुत ज्यादा है तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज यूज कीजिए। और जिस डिटर्जेंट में लाइपेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो अच्छा स्टेन रिमूवर का काम करता है। अब समझ आया सबको, समझ आया? तो इससे ना आपको बहुत सारी, इससे आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। अगर कोई आज के बाद से आपसे पूछता है कि डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है, प्रोटीएज का, लाइपेज का, हेक्सोकाइनेज का, तो लाइपेज को टिक करेंगे, लाइपेज का यूज होता है। फिर पूछा जाएगा क्यों, तो भाई जो स्टेन आपका है वो ऑब्वियस है कि लिपिड नेचर का है और लिपिड को तोड़ने का काम लाइपेज करता है। तो इसकी वजह से क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना है तो हम उसको तोड़ने के लिए भी क्या करेंगे, डिटर्जेंट हमने इसलिए इस्तेमाल करा। हम क्या दुकान वाले से मांगने जाते कि हमें लाइपेज दीजिए, वो तो समझेगा भी नहीं दुकान वाला की क्या मांग रहा है ये, है ना। उसने पढ़ी हो तो ऑब्वियस लाइपेज तो उसको समझ नहीं आएगा, तो आप उससे डिटर्जेंट मांगिएगा तो वही देगा आपको। और अच्छा अगर आप डिटर्जेंट कीजिएगा जिसमें लाइपेज का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आसानी हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन को तहस नहस करने में, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने में, इसलिए डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एनालाइज करते हैं वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है वो, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ पे फॉस्फोलिपिड तो याद आ ही जाएगा आपको, है ना। तो अभी जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट कॉम्पोजिशन जो सीखा है सेल मेम्ब्रेन का, अभी देखिए मैं बोलूंगी आपको सारे पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ पे ना डायग्राम में दिख रहा होगा, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ phosphate and lipid where they are arranged इन अ बाइलेयर, कोई दिक्कत, बाइलेयर में अरेंज है, कैसे अरेंज है ये, बाइलेयर में, ठीक है। फिर अगर मैं आपको लिखूं जो हेड है इसका पोलर है, तो पोलर हेड
या पोलर हेड्स, अगर एक साथ सबको लिखना है, पोलर हेड्स आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द, क्या लिखेंगे, आउटर साइड की इनर साइड, हेड किधर की तरफ है, बाहर के अंदर, मैम आउटर। वेरी गुड, बाहर की तरफ दिख तो रहा है आपको, ऐसे ना हेजिटेट होकर नहीं बोलना। आप देखिए आपको दिख रहा है बाहर की तरफ तो आप बोलिए आउटर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो किधर दिख रहा है, ये आउटर साइड पे दिख रहा है, तो हम वहां पे लिख देंगे पोलर हेड आर सिचुएटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड, यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे वाइल द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए अंदर की तरफ है टेल्स, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे कि इनर पार्ट की तरफ ये सिचुएटेड है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज प्रोटेक्टेड इन एक्वस इन्वायरमेंट, एक्वस इन्वायरमेंट से बचाने का काम कौन कर रहा है, इसका टेल वाला जो पार्ट है ना हाइड्रोफोबिक, वो आपको बचा रहा है, ठीक है। और जो लिपिड कंटेंट है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो सेल टू सेल वेरी करता है, सेल टू सेल चेंज होता है। क्यों बता रही हूँ मैं आपको, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सेल टू सेल जब ये चेंज हो रहा है तो आरबीसी के बारे में मैं आपको लिख दूंगी, ऐसे नॉर्मली सारे सेल्स में क्या होता है कि ये लिपिड वाला कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, और जो फॉस्फेट वाला पार्ट है या फिर ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे है, पेरिफेरल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन, यहाँ तो ज्यादा तो क्या है, लिपिड है ना आपके पास। लेकिन आरबीसी में जब देखते हैं तो स्टोरी पलट जाती है, 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड्स है, 40% क्या है वहां पे, लिपिड्स है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ अभी आप, ठीक है। और किस एनिमल से, किस सोर्स से, कहाँ से, कौन से सेल से आप सेल मेम्ब्रेन निकाल के देख रहे हैं, उसके ऊपर वेरी करेगा कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है, कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सी चीज अवेलेबल है। तो इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मात्र अब मुझे क्या समझाना रहेगा आपको, जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे डिफ्यूजन हो, चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, चाहे ऑस्मोसिस हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये लेकिन ये भी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा। अभी तक जो फर्स्ट एक मैंने हु डिस्कवर्ड, जो मैंने आपको लिखा सिंगर एंड निकोलसन, उसके बाद से अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, समझा ही रही हूँ मैं आपको, है ना। तो ये क्या है, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो फिर तो लिख तो आप खुद से भी सकते हैं, ठीक है। समझ आया सबको फ्लूइड मोजाइक मॉडल, समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस अब मैम। इसको मैं हाँ शॉर्ट में ना समराइज कर देती हूँ, याद हो गया होगा सारे बच्चों को। इसी डायग्राम को आपको क्या करना है, एग्जाम में बनाना है, परफेक्ट जिसको बोलते हैं ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वाले डायग्राम का, कॉपी में बना लेंगे इसको, असाइनमेंट क्वेश्चन में मैं दे दूंगी। बना और लिया। हाँ बना जरूर लें, बनाने में वक्त नहीं लगा होगा, उससे ज्यादा नहीं, तुरंत बन जाता है, जिस भी बच्चे ने बनाया होगा आपको पता चल गया वो। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं, और क्योंकि लिखते वक्त आसानी हो जाएगी अगर आपके सामने क्या होगा, डायग्राम अवेलेबल होगा, तो हम इसको भी रख लेते हैं सामने। और चलिए अब देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में, मतलब समझ तो आप गए हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको आज के बाद से कोई बोल दे कि काम करो, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो बताओ, उसमें क्या बताना चाह रहे थे सिंगर एंड निकोलसन, तो आप इजिली जो है वहां पे समझा सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में, कट टू कट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है बस वही हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज composed ऑफ, मैंने आपको बोला मोटे तौर पे हम लोग क्योंकि इसमें ज्यादा लिपिड होता है तो लिपिड्स की बात करते हैं। लिपिड्स कैसे अरेंज होता है, विच आर अरेंज्ड इन बाइलेयर दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, बाइलेयर में अरेंज है। अब इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं, तो आपने जब देखा एक यूनिट को उठा के, तो आपको उसमें कौन सी बात समझ आई कि इसका जो हेड है वो पोलर है, इसका जो हेड क्या है वो पोलर है। बोलने का ये मतलब है इसको देखिए करने का एक और तरीका है,
यहाँ से ये जो आपको हेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, बस आप इसको ड्रॉ करके, एग्जाम टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको, इसको आपने यहाँ से निकाल लिया। ये इसको आपने रखा है यहाँ पे। अब इसमें आप बताने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट्स। हेड, ये ऐसे कर दीजिए, हेड है तो हेड ही से निकालिए उसको। एक हो गया हेड वाला पोर्शन यहाँ, और टेल वाला पोर्शन यहाँ। परफेक्ट हो गया अभी, ठीक है। फिर अब हेड के बारे में जो 2 बातें 3 बातें वो हम यहीं से लिख देंगे। अब आपने क्या देखा, इसका जो हेड है, अब इधर जो लिखेंगे ना, इधर जो कॉपी करेंगे ना, उस साइड ऑपोजिट हो जाएगा इसका। तो हेड में आप देखिए, यहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से कॉपी करने का मतलब जो आपने सीख रखा है वो यहीं से आपको लिखना है। तो हेड के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो किसका बना हुआ है ये? फॉस्फेट नेचर का है। फिर उसके बाद जब हम लोग बात करें तो क्या है ये? पोलर है। पोलर बोलने का मतलब क्या है? ये हेड जो है तो हाइड्रोफिलिक है। मैम एक और बात, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? क्या ग्लाइकोप्रोटीन बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो एक चीज यहाँ पे लिखना जरूरी है कि टुवर्ड्स आउटर साइड। कहाँ है ये? हेड कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स आउटर साइड। यही दिख रहा है आपको, कहाँ प्रेजेंट है ये? आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट है। यस आपने मैम। क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका उल्टा करना है हमें। ये जो है इसको मैंने कॉपी किया, पहले थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, नीचे वाला नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। तो जो मैंने कॉपी करा था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। देखिए हेड वाला लिखा था ना, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हेड को कीजिए टेल, फॉस्फेट की बजाय लिखिए लिपिड यानी फैटी एसिड। पोलर को बनाइए नॉन पोलर। हाइड्रोफिलिक को बना दीजिए हाइड्रोफोबिक, और आउटर साइड को बनाइए इनर साइड। बस हो गया। स्टेटमेंट लिखने से बच गए। कितना स्टेटमेंट लिखना पड़ता अभी? 1 2 3 4 और कुछ और होता डिस्क्रिप्शन तो 5। उतनी लाइन लिखने से आप बच गए। आपको भी ऐसे एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। डन मैम। चलिए इसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसमें देखिए सारी चीजें हिडन है। मैंने स्टेटमेंट नहीं बनाया, बहुत टाइम सेव हो गया आपका। आपको भी ऐसे ही करके आना है। मजाल नहीं है कि कोई टीचर हाफ मार्क भी काट ले। इसमें सारी चीजें रिप्रेजेंटेड है। बोलने का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड while the हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट, इनर साइड में है, ठीक है। सब आपने लिख रखा है यहाँ पे, एक भी लाइन जो है वो मिसिंग नहीं है, सब आपने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। इससे आपने क्लियर करा है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक चीज आपको यहाँ पे, अब जब आप सीख चुके हैं और इतना शॉर्टकट में आपने टाइम सेव किया है, तो एक दो और डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि भाई ये अब एक्वस इन्वायरमेंट में कैसे खुद को बचाने का काम करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो पानी वाले इन्वायरमेंट में बचता है ये, तो हाइड्रोफोबिक टेल
ensures that the non-polar या फिर that the membrane is protected from the aqueous environment. पानी से क्या करेगा, ये बचा रहेगा। अब आपको जो जो चीजें इसमें दिखी है ना, सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज यहाँ पे दिखी है। देखिए जब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, जब आपको किसी बायोलॉजिकल सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में कोई केमिकल नजर आए तो हम उसको बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन cleared that the cell membrane also poses क्या क्या दिखा है आपको, जो जो चीजें नजर आई है वो सब आप लिखिए यहाँ पे। ऑल्सो पोजेस क्या क्या नजर आया आपको, प्रोटीन दिखा आपको, कोलेस्ट्रॉल नजर आया आपको, उसके बाद शुगर, अगर शुगर के साथ ग्लाइकोटर्म जो है वो शुगर के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, शुगर के लिए। ठीक है, तो अगर शुगर के साथ प्रोटीन भी वहां पे बाइंडेड है तो हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोप्रोटीन, जो भी पूछ रहे थे, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड लगा दीजिए यहाँ पे, बहुत लिख दिया आपने, एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ठीक है, अब क्लियर है सब कुछ जो आपने देखा ना डायग्राम में, देखिए ध्यान से, बस उतना ही नोट करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें। ऐसा नहीं है जबरदस्ती बैठ गए रटने जा रहे हैं, कह रहे समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। जब बच्चों को बोलो ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पूरा बनाया है, पूरा पढ़ाया है, पूरा समझाया है, डायग्राम भी आपको याद हो रखा है, इससे टेस्ट लूंगी, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगी 5 मार्क्स में। बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ कंफ्यूज हो गए, वहां हो गए। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तब कंफ्यूजन होगी, एक बार अगर सुन लिया फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो मैम। चलिए, अगर त्याशा शायद पूछ रहे थे, अगर आपको लिखना हो ग्लाइकोप्रोटीन तो कहीं पे कॉपी में नोट कर सकते हैं, बाकी बच्चे भी नोट कर सकते हैं कि वैसा प्रोटीन जो कि अपने पास कार्बोहाइड्रेट कैरी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। मैं लिख देती हूँ नोट करके, यहाँ पे क्या जाता है लिखने में, चलिए नोट करके लिख लीजिए। मैं ये बोल रही हूँ, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन नाम से क्लियर है, ग्लाइको जो है ना यहाँ पे, ये आपको एक ग्लाइको, प्रोटीन बेचारा तो खुद ही बता रहा है कि भाई प्रोटीन तो है ही है, बच गया ये ग्लाइको। ठीक है, तो ग्लाइको जो है वहां से आप कैच कर सकते हैं कि किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात करी जा रही है शुगर की, और शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोटीन्स which have
कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स attached to the polypeptide चेन। और एक और चीज है, पॉलीपेप्टाइड हम प्रोटीन को ही बोल रहे हैं, प्रोटीन का ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। तो मैं यहाँ प्रोटीन ही कर देती हूँ, इसी को ब्रैकेट में डाल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन को ही बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक अमीनो एसिड को पेप्टाइड बोला जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बोल देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन मैम। चलिए अब इसके बाद जो आपने यहाँ लिख रखा है, ये जो हम लोग कर रहे थे एनालिसिस सेल मेम्ब्रेन का, ये जो है वो पूरा हो गया। मतलब अगर आपसे कोई बोले फ्लूइड मोजाइक मॉडल, तो बस आपको इतना लिखना है, स्टोरी ओवर। ठीक है, फिर अब कुछ जो डिस्क्रिप्टिव चीजें छोटी छोटी उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को आप रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं और इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। कई बार मैंने आपको बोल रखा है, रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं। अब एक चीज देखिए, ऐसे समझेंगे अगर भूल गए तो, ERYTHRO, इरिथ्रो मतलब रेड होता है और साइट मतलब सेल होता है, तो बन गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो बस ऐसे लिखिए ना, शॉर्ट में ऐसे कर दीजिए, इट कंटेन्स 52% प्रोटीन, अप्रोक्स है ये प्रोटीन, एंड 40% लिपिड्स। एक और चीज मैं बता दूं आपको, हमारे पास तो खैर उतना टाइम नहीं होता कि जाके वन बाय वन करके देखना स्टार्ट करें कि किस इंस्टीट्यूट ने या किस रिप्यूटेड पोर्टल ने क्या अपने क्वेश्चन आंसर में लिख रखा है। आपको बहुत सारे रिप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर के सेगमेंट में सेल चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर हैं उसमें अगर आप ध्यान से पहले मैं मुझे पढ़ाने दीजिए, और जितना आपने पढ़ रखा है आप उसमें भी टेस्ट कर दे सकते हैं, कर सकते हैं, खुद को आप एनालाइज कर सकते हैं। आप जब देखना स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर आंसर उसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी में सबसे ज्यादा कौन प्रोटीन कौन प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो उसमें लिपिड को टिक किया हुआ, लिपिड नॉर्मली है, लेकिन आरबीसी अगर पूछ लिया गया तो प्रोटीन आंसर होगा, वो गलत है। चेक करेंगे, बहुत सारे जब बच्चे लाके पूछते हैं ना कि मैम आपने ये बताया था लेकिन ये तो आंसर ये कर रहा है, तो यही सही होगा ना। मतलब उन्होंने ऐसी ब्रांडिंग कर रखी है कि बच्चे को गलत भी पढ़ाए तो बच्चा उसी को सही मान के पढ़ाई कर रहा है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से देख के और एनालिसिस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, लिपिड का जो कंटेंट है प्रोटीन के मुकाबले कम है। ठीक है, याद हो गया सबको। आरबीसी में प्रोटीन की बात जब करी जाए तो 52% है, लिपिड की बात करी जाए तो 40% है। और ये सेल टू सेल वेरी करेगा, सेल टू सेल क्या करेगा, ये वेरी करेगा। और एक प्रोटीन वाला इसके ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं और इसके बाद भी लिख सकते हैं, एक पार्ट जो है उसको ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। अगर जो आप सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन में अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के बारे में, तो बेसिक जो है इसको पहले दो ही पार्ट में डिवाइड करके इतना ही लिख लीजिए, बाद में अपना डिस्क्रिप्शन एनालिसिस जो है वो करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, एक तो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, और एक आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ये बाहर बाहर रहेगा, और एक तो इंटीग्रल प्रोटीन तो खैर नाम से ही पता चल रहा है।
पेरिफेरल, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिर्फ सिंपल सी बात, लाई ऑन द सरफेस, बस स्टोरी ओवर। कहाँ आपको मिलेगा घूमता हुआ, तो सरफेस जो है ना वहीं पे मिल जाएगा आपको, ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बस। और यहाँ अगर करेंगे उसकी बात इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में, तो चाहे पार्शियली चाहे टोटली वो उसमें एम्बेडेड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसमें लिखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स आर partially or totally buried in the membrane. ये हो गया आपका इंटीग्रल प्रोटीन। ये नेम से ही क्लियर है, इंटीग्रल, इंटीग्रल। तो यहाँ पे इंटी जो है इसी से पता चल जाता है क्या होगा, ये अंदर होगा, ये पूरा कंप्लीटली पेनिट्रेशन करेगा, और पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये पेनिट्रेशन नहीं करेगा। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में भी जब आपने बात करी, तो उसके भी अलग अलग क्या है आपके पास टाइप है, तो वो जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेल मेम्ब्रेन टफ होता है या फ्लेक्सिबल होता है, कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, टफ? मैम फ्लेक्सिबल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगर ये टफ होता तो क्या होता? देखिए, अगर टफ हो जाता मतलब एक आप जो बॉल खरीद के लाए प्लास्टिक का, उसकी तरह टफ होता, तो आपने बॉल अगर एक बचपन में खरीदा था, अगर अभी भी कहीं आपके घर के किसी कोने में पड़ा होगा, तो उसका साइज नहीं बढ़ा होगा, वो बढ़ नहीं गया होगा, उसने ग्रोथ नहीं करा होगा। लेकिन आपका जो सेल, हर कोई जो है वो अपनी लाइफ में वन डे यूनिसेलुलर था, जब वो किस फॉर्म में था, जायगोट के फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, जो आपको लगता है यहाँ पे कि कोई एक ऐसे मेम्ब्रेन बना दिया होगा किसी ने, प्लास्टिक का कवर कर दिया होगा, वैसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये जेली लाइक ऐसा ये फ्लूइड बन के वहां पे घेरने का काम करता है ना, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ होगा, फिर इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्म होगा, ये सेक्रेशन का काम करेगा। और सबसे तो बड़ी और हैरानी की बात ये है कि अगर आप सेल को क्या कीजिए, बिल्कुल ऐसे बोलिए नहीं भाई सेल वॉल की तरह तुमको क्या करना है, टफ होके रहना है, और तुम क्या नहीं कर सकते, तुम मूव नहीं कर सकते, तो सबसे जो बड़ी बात है, सेल का डिवीजन नहीं होगा। अगर जो सेल मेम्ब्रेन है कल को बोले भाई मैं तो पैक होके बैठ गया, अब मेरे में कोई चेंज नहीं हो सकता, कोई मुझे बदल नहीं सकता, कोई मुझे हिला नहीं सकता, तो क्या नहीं होगा फिर? तब फिर आप भूल जाइए कि सेल का डिवीजन होगा या सेल का ग्रोथ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मुझे पॉइंट लिखना था, उसके पहले मैंने आपको समझा दिया कि जो इसका फ्लूइड का नेचर जो है, थिक जेली लाइक जो फ्लूइड का नेचर है, तो उसका फायदा क्या है। इसके आगे वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ मैं, एक लाइन हम लोग आगे के पेज पे लिख लेते हैं। चलिए, तो मुझे नोट करना था आपको, द फ्लूइड नेचर of the membrane is important for various
functions like क्या क्या है। सबसे पहले तो जो बच्चा इजीली समझ सकता है दैट इज सेल डिवीजन, लिख लीजिए। आपको सेल डिवीजन समझ आएगा क्या होता है। एक सेल डिवाइड होके दो, तो डिवाइड तब करेगा ना जब उसका फ्लेक्सिबल नेचर होगा। सेल ग्रोथ भी आपको आता है समझ में, उसका साइज तो तब बढ़ेगा जब वो फ्लेक्सिबल होगा। फिर आपको सिक्रीशन भी समझ आता है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, सिक्रीट कर रहा होगा। अगर मेम्ब्रेन जो है किसी चीज को इनगल्फ करने की कोशिश करता है तो उसको एंडोसाइटोसिस, मतलब अंदर उसको क्या करेगा, अपने अंदर कर लेगा उसको, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और एक सेल को दूसरे सेल के साथ जैसे आप कनेक्ट होते हुए देखेंगे, जैसे आगे आप प्लाज्मोगेमी वगैरह या आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सुना था, तो वो जंक्शन तो तब बनेगा ना जब वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो आगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेल्यूलर जंक्शंस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। नो मैम। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who proposed fluid mosaic model? पता है आंसर आपको? Singer and Nicholson. Second question. Which model was proposed for description of cell, नहीं description से अच्छा analysis होगा, for analysis of structure of cell membrane. पता ही आंसर आपको, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो आंसर बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। टेकन मैम। Name the lipid digesting enzyme। अब तो नाम याद हो गया होगा आपको, लाइपेज। नेक्स्ट, mention the percentage of proteins in RBC (52%). Which
portion of lipid is directed towards inner side in fluid mosaic model of plasma membrane. आंसर में लिखेंगे हाइड्रोफिलिक टेल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाइड्रोफोबिक टेल हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक नहीं, हाइड्रोफोबिक। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सिक्स्थ क्वेश्चन लीजिए। Mention the significance of fluid nature of cell membrane। तो अभी मैंने आपको जो बताया है ये सारा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा इसका सेवेंथ क्वेश्चन। What are peripheral proteins? आंसर में लिखेंगे the proteins which are located on the outer surface of membrane। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट mention all the biochemicals which are observed in fluid mosaic model of plasma membrane।
आंसर पता है आपको, जो जो चीजें आपको दिखी है उसको आपको लिख देना है। अगर आप टोटल लिखना चाहते हैं सबको एक साथ मिला के, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिपिड भी लिखेंगे, प्रोटीन भी लिखेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी लिखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन भी लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, जो जो चीजें आपको दिखी है ना, बस उसको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन कर देना है। शुगर को भी लिख ही दीजिए। 9th क्वेश्चन, रिप्रेजेंट, जो आप बना के खुद से देखेंगे। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और 10th, इसमें बस डायग्राम बना के छोड़ देना है आपको, ठीक है। और 10th क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक्सप्लेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस ये 10 क्वेश्चंस हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आज की क्लास क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को?